ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट आई विल डू, आई विल गिव एन अ फेयर आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी। हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक फेयर आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, और फिर इस कॉन्सेप्ट को अपन डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलेगा? चलो देखो, एक क्वांटिटी हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उस क्वांटिटी का नाम है स्ट्रेस। बेसिकली स्ट्रेस मटेरियल जो भी कुछ है या जिसकी ऊपर आप ये फोर्स अप्लाई करते हो उसके इम्पैक्ट को शो करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है, बराबर है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ अलग तरीके से। मान लो एक एग्जांपल लो कि ये कोई क्लासरूम है, ये क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हैं। अब ये क्लासरूम में सर है। अब सर ने लेक्चर झाड़ा किसी दिन, मस्त आके सबको सुनाई, लेकिन क्या जो सर ने सुनाया वो चीज़ का इम्पैक्ट हर बच्चे के ऊपर सेम होगा? आंसर है नहीं। सर ने जो सुनाया या आपको जो किया वो है एक्सटर्नल, लेकिन उसको आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया वो पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, बराबर कि नहीं? तुम्हारा इंटरनल रिस्पॉन्ड कैसे काउंट किया जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सर की बातें सुन के हो सकता है एक बच्चा इतना इंस्पायर हो गया, इतना मोटिवेट हो गया कि उसने ज़िंदगी में कुछ तो अमेजिंग करके रख दिया, और कुछ ऐसा हो सकता है जिसने तो बचपन से एक कहावत सुन के रखी है, निर्लज्जम सदा सुखम। उसके हिसाब से तो निर्लज्ज इंसान ही सुखी इंसान होता है, तो उसका जो बिहेवियर है वो अलग हो सकता है। तो भले ही बाहर से जो तुम्हारे ऊपर प्रीचिंग की जा रही है या एक्सटर्नल तुम्हें कोई तो गाइडेंस किया जा रहा है या कोई चीज़ें बताई जा रही है, अच्छी बुरी वॉटेवर में भी, ये सबको एक ही चीज़ दी जा रही है, लेकिन क्या सब लोग जो उसको सुन रहे हैं वो एक ही तरह से आउटकम देंगे? तो आंसर है नहीं। ये इंसान टू इंसान बदलेगा, और इसमें तुम्हारा इंटरनल चीज़, इंटरनल जड़न घड़न जो तुम्हारी है, तुम्हारा सोच जो है वो मैटर करेगा। अब ये इंसान के लिए तो हमें समझ में आ गया। क्या ऐसा मटेरियल में भी होता होगा? तो आंसर है हाँ भैया, मटेरियल में भी होता है। मान लो मैंने तुमको 4 अलग अलग कलर के रॉड दिए, अलग अलग मटेरियल के रॉड दिया, आइडेंटिकल रॉड। एक रॉड मैंने तुमको दिया रबर का, ठीक है बच्चों। एक एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल रॉड दिया मैंने आपको, मान लो कॉपर का। एक मैंने तुमको सेम आइडेंटिकल रॉड दे दिया, लेकिन मैंने रॉड दे दिया मान लो आपको आयरन का। अब मुझे बताओ, अगर ये 3 रॉड जो कि तीनों एकदम आइडेंटिकल है, सबकी सब एग्जैक्टली सेम है, इन तीनों को मैं नीचे 10 किलो वजन लटका दूं, तो क्या तीनों की तीनों का जो रिस्पॉन्ड है या जो भी कुछ तुमको दिखेगा वो सेम दिखेगा? नहीं, हर एक तुमको अलग अलग तरीके से बिहेव करते हुए दिखेगा। इस चीज़ को हमें गिनना है। इस चीज़ को जो गिनने का तरीका है, जिससे हमें मटेरियल इंटरनली कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो समझता है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस टेक्निकली प्रेशर है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, फिर ऑलरेडी प्रेशर एक क्वांटिटी है, आपने और एक क्वांटिटी का को दे दिया। स्ट्रेस अंदर से होता है, प्रेशर बाहर से होता है। अब कभी कभी तुम भी बोलते हो ना, यार घर वाले ना बहुत प्रेशर डालते हैं, इसकी वजह से मेरे को बहुत स्ट्रेस आता है, बोलते हो कि नहीं? अब प्रेशर क्या है तुम्हारा? प्रेशर का फॉर्मूला कौन मुझे याद करके बताएगा? प्रेशर इज यस फोर्स अपॉन एरिया। नाइस, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। बट कौन सा फोर्स और कौन सा एरिया? फोर्स एक्सटर्नल वाला। तो फोर्स की जगह पे ज़्यादा प्रिसाइज आज के बाद तुम बोलोगे एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। और एरिया कौन सा? द एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। सारा एरिया नहीं लेते बॉडी का, बॉडी के जिस एरिया के ऊपर फोर्स डाला है बस वही एरिया। कान खोल के सुनना, गलती की तो मैं बहुत पकड़ के मारूंगा। स्पेसिफिकली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बच्चों को समझते नहीं सर कौन सा एरिया ले। अबे कहते जिस एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहा है बस वही एरिया ले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो व्हाट इज प्रेशर? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। ये समझा? अभी एक्सटर्नल फोर्स तुम किसी चीज के ऊपर अप्लाई करोगे, मान लो ये रॉड है और इस रॉड को किसी बच्चे ने दोनों साइड से दबाने की कोशिश की, तो क्या लगाया उसने? ये जो भी कुछ लगाया दैट इज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। someone may call it as a deforming force because in this case it's going to change its shape or size or maybe both। बरोबर है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो ये आपका एक्सटर्नल अप्लाइड या डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। ये फोर्स इस मटेरियल के अंदर क्या इंपैक्ट करेगा? उसके जो भी मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर केस में वो कंप्रेस होगा तो घट जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस घटेगा, मॉलिक्यूल करीब आएंगे, तो क्या मॉलिक्यूल खुशी खुशी करीब रहेंगे? जिनके बीच में मान लो
कुछ सर्टन डिस्टेंस होना चाहिए, उससे भी कम दूरी पे तुम उनको लाएंगे तो वो बोलेंगे आता मी एकदम भारी हैप्पी नो टेंशन असं काही बोलतील. वो मॉलिक्यूल बोलेंगे मैं तेरे से इतना पास तेरे रहना ही नहीं चाहता. दे विल अप्लाई अपोजिंग फोर्स लाइक दिस. बरोबर कि नहीं? अपने ओरिजिनल जगह पे जाने की कोशिश करेगा. जो फोर्स अंदर सेट होगा, क्या नाम है बच्चा इसका? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. अब ये जो फोर्स है कहाँ पे एक्ट करेगा? ये पूरे उस बॉडी के उस एरिया पे एक्ट करेगा जिस एरिया के ऊपर आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. ओके, तो ये पूरे उस एरिया को अपोज करने के लिए लगाएगा. तो ये जो फोर्स है आपका इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेस. सो वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस. प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. और स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. दोनों में कुछ अंतर नहीं. फॉर्मूले देखो, गौर से देखोगे तो ये दोनों भी फोर्स अपॉन एरिया ही है. कैन यू सी दिस? दोनों भी क्या है बच्चों? अपना फोर्स अपॉन एरिया ही है. लेकिन फर्क क्या है? एक में बाहर का फोर्स है, एक में अंदर का फोर्स है. तो सोचो ना, कितना अपन कॉमन सेंस लैंग्वेज में इतना यूज करते हैं ना. अपन बोलते हैं घर वाले बहुत प्रेशर डाल रहे हैं. घर वाले जो प्रेशर डाल रहे हैं वो कौन सा वाला फोर्स हो गया? बाहर से. लेकिन वो प्रेशर डाल डाल के सुबह उठ रहे कळत नाही की तुला? 7 वाजता क्लास आहे, 5 वाजले तरी उठायचं. 5 वाजता 5:30 6 वाजले तरी उठायचं. पता नहीं 2 लाता मारतात तुम्हाला मग. तो वो जो है वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है. लेकिन ये सुन सुन के तुम्हारा दिमाग भी अंदर से दर्द करने लगता है. तुमको भी अंदर से कैसे कैसे वाली फीलिंग आती है अनलेस तुम निर्लज्ज नहीं हो. बराबर है कि नहीं? तो जो अंदर से हो रहा है वो क्या है तुम्हारा? वो स्ट्रेस है. जो अंदर से फोर्स लग रहा है एक एरिया के ऊपर उसका नाम क्या? स्ट्रेस. जो बाहर से लग रहा है उसका नाम क्या? प्रेशर. सो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, नाम बोलो जल्दी बोलो, स्ट्रेस. एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, नाम बोलो, प्रेशर. बाहर का फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, अंदर का फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस. किसी को डाउट है? लेकिन एक छोटी अड़चन है. सर बाहर का प्रेशर फोर्स तो गिन सकते हैं. अब बाहर वाले अगर फोर्स लगाए, अब मान लो घर वाले फोर्स लगा रहे तुम्हारे ऊपर, तो कितने लाते मारी, कितने घुसे मारे, कितने लेक्चर सुनाए, वो तो गिन सकते हैं ना. अंदर वाला कैसे गिने सर? अंदर वाला तो समझता नहीं है. लेकिन एक स्टेज होती है बच्चों जिसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज. कौन सी स्टेज बोला मैंने आपको? इक्विलिब्रियम. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक रबर बैंड दे दिया. किसी के पास रबर बैंड है तो मेरे को दे सकता है क्या? हे देवा, एका काळात सगळ्या पोरींकडे रबर बैंड असायचे रे. मेरे पास भी रबर बैंड नहीं है. हाँ, किसी के पास है रबर बैंड? है? अबे रबर बैंड है क्या? नहीं है, लाया करो. अच्छा ठीक है, चलो इमेजिन ही कर लो. मान लो एक रबर बैंड है. बराबर है कि नहीं? अब ये रबर बैंड को जब मैं खींच रहा हूं, बाहर खींच रहा हूं, जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स. एग्री? अगर मैं उसको एक सर्टन दूरी पे पकड़ के रखता हूं और छोड़ देता हूं, या मैं धीरे वो जैसे अंदर आ रहा है उसको आने दे रहा हूं, तो जो फोर्स उसको वापस अपने घर लेके आ रहा है उसका नाम क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. लेकिन व्हाट इफ जब मैंने पकड़ के रखा है डिफॉर्मिंग स्टेज में, मतलब खींच के उसको थोड़ा उसकी लेंथ को, एक्चुअल लेंथ को बढ़ा के ऐसा पकड़ के रखा है, उस केस में जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया है क्या उतना ही फोर्स अंदर भी अप्लाई हो रहा है? क्या अच्छा बच्चा है, इसको बोलते हैं सिंसियर सीरियस बच्चा. तो दिस इज द एक्चुअल रबर बैंड. बराबर कि नहीं? अब मुझे इसकी कोई तो ओरिजिनल डायमीटर भी होगी अगर इसको सर्कुलर शेप में रख दिया जाए तो. अभी मैं उसको खींच रहा हूँ, बाहर जा रहा है. नहीं, मैं उसको लिमिट में खींचूंगा, डोंट वरी. ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये कौन सा फोर्स है बताऊं, जिससे वो बाहर जा रहा है या स्ट्रेच हो रहा है? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है, डिफॉर्मेशन कर रहा है, साइज शेप बदल रहा है, तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स. लेकिन जब मैं उसको पकड़ के रखा हूँ, अभी मैंने जैसे थोड़ा सा मेरा हैंड लूज छोड़ दिया, वो वापस अंदर आ रहा है. ये कौन सा फोर्स है बोलो बच्चों? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. अब ये जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या वो बाहर जा रहा है? ना. क्या अंदर आ रहा है? ना. क्या मैंने फोर्स लगा के रखा है उसको बाहर खींचने के लिए? हाँ. क्या उसने फोर्स लगा के रखा है अंदर आने के लिए? हाँ. ये दोनों की मैग्नीट्यूड तुमको क्या लगती है? किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी इस केस में? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है या एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ज्यादा है? कैन यू गेस? लेट मी चेक योर नॉलेज. इस केस में कौन सा फोर्स ज्यादा है? एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स जो बाहर खींचने के लिए मैं लगा रहा हूं वो, या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स? सोच के जवाब दो. जिसने बराबर आंसर दिया उसको मिलेगी एक चाय की प्याली. इट इज एट इक्विलिब्रियम स्टेज. जिस फोर्स से मैं बाहर खींच रहा हूं
जिस फोर्स से मैं बाहर खींच रहा हूँ उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। जिस फोर्स से वो अंदर अंदर आ रहा है उसका नाम क्या? इंटरनल फोर्स। एट इक्विलिब्रियम स्टेज विच फोर्स इज ग्रेटर, एक्सटर्नल और इंटरनल? सोच के जाओ, चाय की प्याली का सवाल है। इंटरनल ज़्यादा या एक्सटर्नल ज़्यादा? आस्था भी आ चुकी है, आस्था के लिए अपन इस क्वेश्चन को सस्ता बनाते हैं, एक बार वापस बताते हैं, भरे कि नहीं? देखो, जिस फोर्स से मैं बाहर खींच रहा हूँ नाम क्या है इसका? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग या एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स? सिंपली एक्सटर्नल फोर्स। जो छोड़ देने के बाद रबर को वापस अपनी जगह पे लेके आया उसका नाम क्या? इंटरनल फोर्स। बराबर कि नहीं? तो जब मैंने इसे पकड़ के रखा है, इसको इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। इस केस में कौन सा वाला फोर्स ज्यादा है, अंदर खींचने वाला या बाहर खींचने वाला, इंटरनल या एक्सटर्नल? लवकर सांगा, लवकर सांगा। चाय की प्याली का सवाल है। इस केस में दोनों इक्वल है बच्चों। जितना मैं बाहर, देखो मेरा फोर्स ज्यादा है तो बाहर जाएगा, उसका फोर्स ज्यादा है तो अंदर आएगा। वो जानबूझ के दिया नहीं ना मैंने। इस सिचुएशन में एट इक्विलिब्रियम स्टेज body is deformed and it is at equilibrium stage, the internal restoring force is equals to external applied force। याद रखोगे? तो याद रखना, ये जो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला है, क्या बोला फोर्स का, स्ट्रेस का फॉर्मूला? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया एट इक्विलिब्रियम। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस क्या हो जाती है बच्चों? उस केस में सेम हो जाती है। याद रखोगे? तो मैंने आपको दो क्वांटिटी समझाए। प्रेशर जो तुम बचपन से जानते थे, तो क्या था प्रेशर? बताओ। एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। सगळे लेट आलेल्या लोकांनो कान उघडे करून ऐका, तुमच्यासाठी 4 वेळा सांगतोय मी, नाही तर कानपटातच आवाज काढेल। ओके, व्हाट इज प्रेशर? एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। एंड व्हाट इज स्ट्रेस? इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। और ये बहुत कॉमन वर्ड है, मैंने बोला ना आपको 50 बार अभी तक बता के हो चुका है कि ये हम लोग लैंग्वेज में यूज करते हैं। घर वाले बहुत प्रेशर डालते हैं, वो कौन सा फोर्स हो गया? एक्सटर्नल। मेरे को बहुत स्ट्रेस आता है, वो कौन सा प्रेशर हो गया, कौन सा फोर्स हो गया? इंटरनल की वजह से। याद रखोगे? तो दोनों के डेफिनेशन मेरे को एकदम सस्ते में वापस बता दोगे? बोलो, व्हाट इज प्रेशर? बोलो, प्रेशर बोलो, बोलो। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट? एरिया। और व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस बोलो, स्ट्रेस बोलो। चलो रे, कितना भाव चाहिए? स्ट्रेस बोलो, बोलो क्या है ये? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। याद रखोगे? और एट इक्विलिब्रियम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जावे है? क्या होवे है? इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो इस केस में होगा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। चलेगा? अब स्ट्रेस बताया तो मेरे को एकदम झटके में फटके में उसका यूनिट भी बता दो। ऊपर फोर्स है, किस में गिनते हैं बच्चों? न्यूटन में। नीचे कौन है तुम्हारा? एरिया, किस में गिनते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो यूनिट क्या हो गया इसका? ऐसा यूनिट बोलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे प्यारे साइंटिस्ट मिस्टर पास्कल, उनकी याद में अपन इसी चीज़ को पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पास्कल। स्पेलिंग पी लिखना, आर मत लिख देना, तो पास्कल का रास्कल हो जाएगा। ओके, क्या है बोलो इसका यूनिट? बोलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी का नाम क्या है? पास्कल। छोटा यूनिट बोलो, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट बोलो। ऊपर कौन होगा तुम्हारा? न्यूटन की बहन का नाम जानते हो ना? डाइन। और नीचे कौन है तुम्हारा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलेगा? अब मुझे ऐसा यूनिट टू सीजीएस यूनिट का कन्वर्जन भी बताओ। ऐसा यूनिट क्या है तुम्हारा? न्यूटन पर बोलो मीटर स्क्वायर। न्यूटन की वैल्यू बताओ। 1 न्यूटन मतलब कितने डायन? कितने डाइन? 1 न्यूटन मतलब 1 लाख डायन, बरोबर ना? यानी कि 10 की 5वीं पावर। 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? 10⁻², 100 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा क्योंकि मीटर का भी स्क्वायर है। तो ऊपर आएगा 10⁻5 डाइन और नीचे आएगा 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10। ऊपर 5 पावर है, नीचे 4 पावर है, बरोबर क्या? तो डाइन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल या यू में से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो अगर तुम्हें स्ट्रेस में या प्रेशर में ऐसा यूनिट दिया और तुमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या सीजीएस दिया और एसआई में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन फैक्टर कौन है तुम्हारा? सिर्फ 10। जैसे मैंने तुमको किलोमीटर के लिए पूछा तो कितना जल्दी में आंसर बता सकते हो? या मिनट के लिए पूछा कितना जल्दी बता सकते हो? मैंने बोला 1 मिनट कितना है। मैंने पूछा आपको कि व्हाट इज 1 मिनट, आप क्या बोलते हो? 60 सेकंड। मैंने बोला अच्छा फिर 2 मिनट, आप बोलोगे 120 सेकंड। मैंने बोला अच्छा 3 मिनट, आप बोलोगे 180 सेकंड। कैसे कर रहे हो? यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 60 टू कन्वर्ट मिनट टू सेकंड। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि प्रेशर के लिए या फिर अभी
स्ट्रेस के लिए आगे जाके और भी बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। इसका कन्वर्जन करना है तुमको, किसको किस में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, सीजीएस में। तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये यहाँ से जाएगा, और डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, याद रख लोगे इसको, काशी तो नहीं करोगे। चलो साथ में मुझे इसका डायमेंशन बताओ एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। व्हाट इज द डायमेंशन, ऊपर 4 से नीचे एरिया है, बराबर है ना। फोर्स का डायमेंशन बताओ मुझे, m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2। एरिया का डायमेंशन बताओ l⁻2। l⁻2 ऊपर जाएगा, ऊपर ऑलरेडी 1 है, 1 - 2 कितना हो गया बच्चों, -1। तो m की पावर होगी 1, l की पावर होगी -1, t की पावर होगी -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब स्ट्रेस के टाइप पढ़ेंगे, बहुत काम की टाइप है। हाँ सुन रहे हो ना सारे बच्चे, एकदम सस्ता वाला चैप्टर है, फोकट के मार्क्स हैं। बोलो स्ट्रेस के टाइप सुनो, अभी सुनना चाहते हो। देखो बच्चों, स्ट्रेस जो है वो बॉडी का एग्जैक्टली क्या चेंज करता है, इसके हिसाब से बॉडी के 3 टाइप पड़ते हैं, स्ट्रेस के 3 टाइप पड़ते हैं। कौन कौन से वो 3 टाइप, लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, एक ऐसा स्ट्रेस जो चेंज करता है बॉडी की लेंथ को। जैसे मैंने तुमको एक रॉड दिया या मैंने तुमको एक वायर दी, लाइक दिस। ओके, तुमने इस वायर को नीचे एक टेंजेंट नॉर्मल फोर्स लगाया, उसके इस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल करने वाला। सपोज तुमने कोई वजन लटका दिया नीचे, उससे क्या होगा, ये वायर हो सकता है थोड़ी स्ट्रेच हो जाए, मान लो इतना डिस्टेंस स्ट्रेच होकर यहाँ तक पहुँच गई। अब इस केस में जो तुमने फोर्स लगाया, ये फोर्स अपॉन एरिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स, राइट। तो तुमने जो फोर्स लगाया वो एक्सटर्नल है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होंगे, दोनों सेम ही होंगे। तो ये जो वैल्यू तुम निकालोगे ये भी स्ट्रेस ही है, लेकिन इस स्ट्रेस ने क्या चेंज किया बच्चों, इसका लेंथ चेंज किया है। तो इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। यहाँ पे लेंथ बड़ी है इसलिए लॉन्जिट्यूडनल, अगर लेंथ तुम कम करते तो इसको कॉम्प्रेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हो। ओके, फॉर्मूला तो बेसिक ही है, फोर्स अपॉन एरिया वही है। तुम चाहे तो फोर्स की जगह पे ये वेट डाल सकते हो, बिकॉज यू नो दैट फोर्स इज नथिंग बट द वेट अप्लाई, और पायर स्क्वायर डाल सकते हो एरिया की जगह पे। अगर तुम देखो तो एक वायर है, रॉड है, रॉड का ये जो हिस्सा होता है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो एरिया लेने का। एरिया कौन सा लेने का, थोड़ी देर पहले बोला ना, कौन सा एरिया लेने का, वही एरिया जिस एरिया के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो ये जो एरिया है ये एरिया लेना पड़ेगा। ये एरिया देखोगे गौर से तो सर्कल की तरह दिखेगा, तो यू मे राइट पायर स्क्वायर एज वेल। ओके, इस केस में जो स्ट्रेस है उसका नाम क्या, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। फिर मान लो अगर मैं आपको कोई एक स्पीयर देता, फुटबॉल देता या कोई क्यूब देता, ओके, और इस क्यूब के ऊपर या इस फुटबॉल के ऊपर तुम चारों या जितनी भी उसकी साइड है सबकी ओर से फोर्स अप्लाई करते, लाइक दिस, अ फोर्स which is going to change its volume like this, उसको कंप्रेस करके उसको छोटा कर देगा, समथिंग लाइक दिस। अब इस केस में भी तुमने जो स्ट्रेस अप्लाई किया वो स्ट्रेस क्या होगा बच्चों, वही होगा तुम्हारा फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को डाउट है इसमें। अब इस केस में ना एक चीज होती है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, उसको समझने की कोशिश करोगे आप लोग, सुन रहे हो ना। स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला एक ही है, कितना फोर्स लगाया डिवाइडेड बाय कितना एरिया। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इंटरनल फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। किसी को डाउट है इसमें। अब सवाल उठता है कि सर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ये फोर्स कर क्या रहा है, चलो इसको समझने की कोशिश करते, चलेगा। मुझे एक चीज बताओ, ये जो स्पीयर था, मान लो इसका इनिशियल वॉल्यूम इतना था, ये उसका इनिशियल वॉल्यूम था, शुरुआत वाला वॉल्यूम जिसको मैं V1 बोलता हूं, का कुछ तो साइज होगा ना दिखने में, और उसके ऊपर नेचुरली कुछ तो प्रेशर भी होगा। अगर मैं तुमको ये बोलूं बेटा इस मोबाइल के ऊपर अभी प्रेशर है क्या, मैंने कुछ फोर्स नहीं लगाया, क्या इसके ऊपर कुछ प्रेशर है, हाँ है। किसने प्रेशर डाला है, एटमॉस्फेयर ने तो मिनिमम डाला ही डाला है। तो एटमॉस्फेयर की सारी जो हवा है उसने भी इसको दबाया होता है, जानते हो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर हमेशा ही रहता है। अगर पानी में डालोगे तो इसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहेगा, पानी का प्रेशर रहेगा, हवा में रखोगे तो हवा का प्रेशर रहेगा, जहाँ पे रखा है कुछ ना कुछ प्रेशर है। मान लो अभी इसके ऊपर जो प्रेशर है, ऐसा ही बोलता हूँ मैं, 10 है और वॉल्यूम उसका 8 है। अब तुमने क्या किया, इसके ऊपर चारों बाजू से फोर्सेस लगाया। तुम मुझे बताओ, ऑलरेडी इसके ऊपर प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, अगर मैं और दबाऊंगा तो प्रेशर पहला जितना था उतना ही रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। पहले 10 है तो हो सकता है अभी 10 का मान लो 12 हो जाए, 10 का कितना हो गया, 12 हो गया। कौन मुझे बताएगा, गौर से सोच के जवाब देना, मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है, यानी कि अप्लाइड फोर्स, मैंने लगाया हुआ फोर्स,
डिवाइडेड बाय जिस एरिया के ऊपर मैंने फोर्स लगाया है, ये वैल्यू इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो नंबर्स मैंने आपको बताए थे कि पहले इसके ऊपर 10 फोर्स था, कितना था फोर्स 10, फिर मैंने और फोर्स डाला एफ ए इतने एरिया पे डाला 12 हो गया, तो इस केस में मैंने जो फोर्स डाला डिवाइडेड बाय जो एरिया डाला, ये वैल्यू कितनी है 10 या 12? सोच के जाओ। तो जो बच्चा आंसर दे पाएगा उसको मैं चाय की पहली दिखाऊंगा, 2, 10 या 12 या 2। इसके ऊपर पहले अभी ऑलरेडी 10 फोर्स है, इधर देखो मेरे और देखो कितना फोर्स है इसके ऊपर 10, मैंने डाला क्या? नहीं, एटमॉस्फेयर ने। फिर मैंने जो दबाया दबाया कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? तो मैंने क्या 12 फोर्स लगाया? मैंने 2 ही दिया सब। हाँ, मी किती दाखला एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल कितना? मैंने सिर्फ प्लस जो ऊपर के हुए ना उतना ही दिया है, तो टेक्निकली मेरा फोर्स हो गया बच्चों 12 माइनस 10, इतो ही फोर्स मैंने लगायो है। अब तुम्हारे जेब में मान लो ऑलरेडी 100 रुपया है, एकदम कंगाल तो तुम हो नहीं, बराबर नहीं, कुछ तो है, 2 रुपये ही सही है, अबे हाँ या ना। अब मैंने तुमको बोला चलो कुछ और पॉकेट मनी दे देते, और वो देने के बाद तुम्हारे जेब में हो गए 500 रुपये, तो क्या मैंने पूरा 500 रुपये दिया क्या? ना, मैंने ऊपर का डिफरेंस दिया है खाली। ये बंद नहीं होगा ना कैमरा? चलो समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रेशर है, ये P लिखना अपने आप में गलत है, यू शुड राइट इट एज P2 माइनस P1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, ये P बोलना, इसको सिंबल में P लिखना, ये अपने आप में पाप है। इसको क्या लिखना चाहिए तुमने? P2 माइनस P1। कोई बच्चा बोलेगा सर P2 माइनस P1 के बजाय तुम DP लिख दो, चेंज इन प्रेशर, या डेल्टा P लिख दो ऐसा, तो मैं बोलूँगा बेटा और बढ़िया। सो दिस इज इक्वल टू DP। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ जब वॉल्यूम बदलता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो हम बोलते हैं कि स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया दैट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। याद रख लोगे? गड़बड़ तो नहीं करोगे? पक्का नहीं करोगे? दिस इज नॉट प्रेशर, दिस इज जस्ट चेंज इन प्रेशर। समझा? अब तुम्हारी जेब में ऑलरेडी पैसा है, मैंने और पैसा दिया, तो मैंने दिया हुआ पैसा ये जस्ट चेंज इन पैसा, नॉट टोटल पैसा यू हैव। समझा? अंडरस्टूड? तो देर इज सम सेंस ऑफ राइटिंग डीपी। तुम कोई बंदा इसको ऐसे लिखने के बजाय किसी को लगा कि सर इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाहता हूं, तो कोई बच्चा इसको ऐसा भी लिख सकता है, दिस इज कॉमन सेंस। तो यू मे राइट डीपी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। तो मैंने पूछा बेटा कितना प्रेशर डाला, फोर्स लगाया, तो आप बोलोगे जितना उसका एरिया बदला इनटू एरिया, जितना उसका प्रेशर बदला इनटू एरिया, और एफ की जगह पे, मतलब ये कैलकुलेशन कभी कभी बुक में ना ऐसे करके दिखाए जाते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फिर फोर्स की वैल्यू डालते हैं कि जितने से प्रेशर बदलेगा इनटू जिस एरिया के ऊपर लगाया वो डिवाइडेड बाय एरिया, फिर एरिया एरिया कैंसिल एंड डीपी। तो ऐसा भी करके दिखाते हैं, एनीवे यू गेट द सेम आंसर, बराबर है? तो ये तुमको दूसरा टाइप समझा स्ट्रेस का। इस स्ट्रेस ने क्या बदला? इस स्ट्रेस ने क्या बदला था? पहले वाले स्ट्रेस ने लेंथ, उसका नाम क्या रखा था अपन ने? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। इस स्ट्रेस ने क्या बदला? वॉल्यूम, इसका नाम रखा है वॉल्यूम स्ट्रेस, या फिर वॉल्यूम को बल्क भी बोलते तो बल्क स्ट्रेस। तो इसका नाम क्या है बोलो जल्दी से? वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस। याद रखोगे? ये जो पहला है इसको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, हाँ टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते, टेंजेंशियल नहीं, लॉन्जिट्यूडनल या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, क्या बोलते हैं इसको? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो समझे? तीसरा टाइप समझने की आपकी स्ट्रेस की इच्छा है। अब आपकी इच्छा को कौन पूछता है? आपकी इच्छा हो या ना हो, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों। तो ये मान लो कोई एक क्यूब या कोई भी मैंने आपको एक सॉलिड बॉडी दे दिया वापस, this time you are not going to change its volume, but you are going to change the shape. What you are going to do? You are going to change the shape. You are going to apply force on the upper surface and the lower surface is fixed to the ground. इस केस में तुम्हारा जो स्ट्रेस है वो क्या करेगा? इस बॉडी को थोड़ी देर के बाद इस जगह पे लेके आएगा अपर शेप को, और तुम्हारा जो शेप है जो कि मान लो क्यूब था, अब वो क्यूबॉइड हो जाएगा या पैरेललोपिपेड हो जाएगा। इस शेप को पैरेललोपिपेड बोलते हैं। ठीक है बच्चों? तो तुमने जो कोई फोर्स अप्लाई किया, ये ऊपर जो अप्लाई किया ना, मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय एरिया, नेचुरली मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ जो ये वाला जो एरिया है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट सरफेस जिसके ऊपर तुमने फोर्स लगाया, दिस एरिया, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस। और ये कौन सा स्ट्रेस है? शेप बदलने वाला, तो इसका नाम है शेयरिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको? शेयरिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के 3 टाइप है, क्या हम लोगों ने नाम बताओ? टेंसाइल या फिर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, बल्क या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस, एंड शेयरिंग स्ट्रेस। बेसिक फार्मूला सबका एक ही है, फोर्स अपॉन एरिया। ये समझा है सबको? तो मैं खाली तुम्हारा नॉलेज चेक करने के वास्ते इसी चीज़ को एक बार सारे एकदम
भन्नाटेदार स्पीड से मेरे को बताओगे स्ट्रेस के 3 टाइप, बताओगे ना? चलो सबसे पहला टाइप बताओ। वेरी गुड, लॉन्जिट्यूडिनल। इसका प्रोनाउंसिएशन जो अच्छा आप लगे वो करना। क्या है बच्चों इसका फॉर्मूला? बेसिक फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे क्या होता है, वायर की क्या बढ़ती है, जल्दी बोलो? लेंथ बढ़ती है। मान लो ये ओरिजिनल लेंथ थी, तुमने फोर्स लगाया तो उसकी वजह से लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, इसके लिए तुमने नीचे कोई वजन लटका दिया था से mg, तो तुम्हारा बेसिक फार्मूला तुम ऐसा भी ले सकते हो mg डिवाइडेड बाई जिस एरिया के ऊपर लगा पायर स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, करेक्ट? ओके। दूसरी केस में हमने क्या एग्जांपल लिया, मान लो तुम लोगों ने एक स्पीयर लिया, इसके ऊपर सारे डायरेक्शन से कौन से फोर्सेस लगाए? नॉर्मल फोर्सेस, बरोबर है। इससे क्या हो गया, उसका वॉल्यूम बदल गया। पहले वॉल्यूम v1 था, अब क्या हो गया तुम्हारा वॉल्यूम v2। एक्चुअली वॉल्यूम घट गया, v1 का क्या हो गया v2। प्रेशर p1 था, कितना हो गया तुम्हारा p2। इस केस में भी बताओ जो स्ट्रेस है उसका नाम क्या बच्चों? स्ट्रेस का नाम क्या? नाइस, इसका नाम है वॉल्यूम स्ट्रेस। बेसिक फार्मूला वही फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन इस केस का फोर्स कितना होता है, कितना प्रेशर बदला इनटू कितने एरिया पे लगाया, डिवाइडेड बाय एरिया। और आपका फॉर्मूला क्या आता है? सिंपली चेंज इन प्रेशर। और किसी के माइंड में सवाल आएगा सर ये फॉर्मूला किधर से आया? तो प्रेशर का जो बेसिक फार्मूला था आपका, तुमने लगाया हुआ प्रेशर, तुमने कितना लगाया, P1 की P2 ना, तुमने सिर्फ डिफरेंस लगाया। तो P2 माइनस P1 होता है, तुमने अप्लाई किया हुआ फोर्स अपॉन एरिया, एंड देयरफॉर फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है ये dP इंटू ए। ये समझा आपको? ओके, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब एक किधर भाग रहा है? ओके, तीसरा टाइप बताओ मेरे को स्ट्रेस का, शेयरिंग स्ट्रेस। तीसरा टाइप में क्या हुआ था, बॉडी थी ऐसी कुछ, तो इसका ग्राउंड फ्लोर पे हम लोगों ने इसको फिक्स करके रखा और अपर लेयर के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। इसकी वजह से क्या हो गया, या कुलकर्णी साहेब किती वाजता उठता बाय द वे तुम्ही? हां, बरं असंच चालू राहिलं तर एक दिवस तुम्हाला आयुष्यात 5 वाजता उठावं लागेल. हां हां, काय झालं? कसं आहे, विद्यार्थी अवस्थेत टेन्शन नसतं, जेव्हा तुम्ही जॉबला लागतात तेव्हा बरोबर पोचतो माणूस वेळेत. ओके, अब इस केस में जो तुमने स्ट्रेस लगाया वो क्या बदल रहा है, उसका शेप, नाम बताओ इसका, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल, काय म्हणते भाई? स्पेलिंग ना, नाम ना, वो तुम लोग खुद देख लेने का. आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, आई एम अ फिजिक्स टीचर. फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. हाँ, वाई शुड आई केयर अबाउट द स्पेलिंग? तो आपको स्ट्रेस समझा, स्ट्रेस के तीनों टाइप समझे, नाम के बताओ स्ट्रेस के तीनों टाइप के, लॉन्गिट्यूडिनल या फिर टेंसाइल, दूसरा बल्क या फिर वॉल्यूम, और तीसरा शेयरिंग. नाउ वंस यू गॉट दिस आइडिया, नाउ लेट्स ट्राई टू रीड इट इन डिटेल. जैसे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा मैं आपको इमीडिएटली स्ट्रेन बता दूंगा. ओहो, उन्होंने स्ट्रेन को भी साथ में ही ले लिया है, तो चलो मैं स्ट्रेन भी साथ में ही बता देता हूं आपको. बोलो बोला ओ दीदी, काय झालं? बोल ना. नहीं, वेगळं है. अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज स्ट्रेन. स्ट्रेस पढ़ा के हो चुका है, स्ट्रेस समझ में आ चुका है. नाउ लेट्स स्टडी स्ट्रेन. स्ट्रेन अच्छा असं कळतंय का? पण माझ्या व्हिडिओमध्ये ते नाही आहेत. सुन रहे हो? अब स्ट्रेन क्या है वो समझो बच्चों. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मैंने तुम लोगों को लेक्चर दिया कुछ, तो
बहुत कुछ सुना दिया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया या लेक्चर दिया, अब तुम्हारे सारे लोगों के ऊपर सेम इम्पैक्ट होगा क्या? बराबर कि नहीं? कुछ लोग एकदम सुधर जाएंगे, बोलेंगे यार जिंदगी में सर ने बोला अभी सुनने का, एकदम कुछ तो जबरदस्त करने का। कुछ लोग रहेंगे निर्लज्जम सदा सुखम, उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। अब ये जैसे हम स्ट्रेस में काउंट करते हैं, उसी तरह और एक फिजिकल क्वांटिटी में काउंट करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेन। स्ट्रेस भी हमको एक तरह से वही बताता है, समझ में आ रहा है, लेकिन स्ट्रेन और ज्यादा अच्छे से बता पाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये एक मैंने रॉड लिया, मान लो रबर का, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया सपोज 10 न्यूटन। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ये फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगा, एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटरनल। और जिस एरिया के ऊपर लगाया, मान लो ये एरिया 2 है। अब मैंने तुमको बोला कि बेटा ये जो रबर बैंड है, इसका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस बताओ। फॉर्मूला तुम जानते हो, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय एरिया। तो तुमने कैलकुलेशन किया 10/2 और तुमने बड़े खुशी खुशी बताया सर 5 पास्कल या 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, बरोबर। अब मैंने बोला यार एक काम करो, एक लोखंड का रॉड लो। किसका रॉड लो बच्चों? लोखंड का रॉड। मैंने बोला इसको भी नीचे है ना वजन लटका दो, फोर्स लगा दो 10 न्यूटन का, और आइडेंटिकल रॉड लिया है तो नेचुरली ये भी 2 मीटर स्क्वायर ही है एरिया। मैंने बोला बच्चा इसका भी स्ट्रेस बताओ, तो दोनों को स्ट्रेस तो सेम आया। किसको? रबर के रॉड को, फोर्स अपॉन एरिया, और लोखंड के रॉड को। लेकिन क्या रबर के रॉड को और लोखंड के रॉड को मैं ऐसा बाजू बाजू में लटकाऊं और दोनों को 10-10 न्यूटन फोर्स या 10-10 किलो मान लो वजन लटका दूं, तो क्या दोनों में सेम इफेक्ट दिखेगा? ना। क्या फर्क दिखेगा बच्चों? तुम्हारा रबर बैंड जो है वो उसकी पूरी बैंड बजेगी, वो इतना नीचे तक खींचा आएगा, बरोबर है कि नहीं? मतलब उसकी पूरी पुंगी बच गई होगी, समथिंग लाइक दिस। समझने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। हो सकता है उसकी लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई हो और तुम्हारा लोखंड का रॉड तो इतना सा नीचे आया होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो ऑल्दो यू अप्लाई द सेम स्ट्रेस बट द इफेक्ट वाज डिफरेंट। मैंने बोला ना, अभी मैंने तुमको सुनाया कुछ, तो टीचर सेम पढ़ाते हैं बच्चों को। तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तुम्हारे करियर के मेन ईयर तक, 12th तक ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड में सेम बेंच पे बैठने वाले बच्चों का करियर फ्यूचर सेम नहीं होता, बराबर कि नहीं? क्यों नहीं होता? क्या मैं जिस बेंच पे बैठ के पढ़ा हूँ, मेरे सारे दोस्त, या मैं जिस साल देश में पढ़ रहा था, हिंदुस्तान के सारे बच्चे एक ही लेवल पे हैं? नहीं है, बराबर कि नहीं? टीचर्स ने लेक्चर दिया, टीचर्स ने समझाया, लेकिन हर बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट अलग अलग हुआ। वैसे इन दो मटेरियल के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट हुआ है। हाउ टू मेजर दैट इम्पैक्ट? इम्पैक्ट में फर्क क्या है? इसकी लेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेच हुई है, इसका लेंथ कंपैरेटिवली कम हुआ है। तो मैं इसको सादे नंबर में भी गिन सकता हूँ, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू कंपेयर विद द ओरिजिनल वैल्यू। तो मैंने देखा ये ओरिजिनल लेंथ है सपोज कैपिटल एल, और जिससे वो बड़ा उसको मैंने स्मॉल एल लिखा, या आप चाहे तो डेल्टा कैपिटल एल ऐसा भी बोल सकते हो। मतलब इतने से बदली ये लेंथ। मान लो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी 2 मीटर और तुमने वजन नीचे लटका दिया, उसे 0.2 मीटर इतनी बढ़ गई। तो आप है ना एक रेशो निकाल सकते हो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का, कितने में कितना बदला। इसके लिए मान लो ये जो है इसके लिए 0.2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसके लिए ये बहुत छोटा सा इंक्रीज दिख रहा है, मे बी 0.02, तो इसके लिए तुम 0.02 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा निकाल सकते हो। ये नंबर दोनों का डेफिनेटली अलग अलग आएगा। दिस नंबर इज 0.1, दिस नंबर इज 0.01, दिस नंबर इज मच ग्रेटर, एक्सप्लेनिंग दैट कि ये इफेक्ट ज़्यादा है रबर रॉड के ऊपर का और ये इफेक्ट कंपैरेटिवली कम है आयरन रॉड के ऊपर का। तो ये इफेक्ट बताने वाले नंबर को अपन बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्ट्रेन। और स्ट्रेन का बड़ा सादा सुदा सा सस्ता सा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है बच्चों स्ट्रेन का, चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन बोलो डायमेंशन। इस केस में डायमेंशन मतलब m⁻², l⁻², n⁻² नहीं। इस केस में डायमेंशन का मतलब जैसे अपन पूछते हैं ना कभी कभी, तेरे घर का डायमेंशन क्या है या तेरे हॉल का डायमेंशन क्या, अपन बोलते हैं ना मेरा 10 बाय 50 फुट का हॉल है घर का। 50 फुट नहीं होता इतना, लेकिन जो भी कुछ है वो समझ में आ रहा है। तो वो तुम तुम्हारी डायमेंशन बताते हो। डायमेंशन का मतलब होता है उसकी साइज। तो जैसे वायर है तो तुम उसकी लेंथ पूछोगे, कोई प्लेट है तो उसका एरिया पूछोगे, कोई स्पीयर है, क्यूब है तो उसका वॉल्यूम पूछोगे। समझ में आ रहा है? तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन।
तो स्ट्रेन का जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि जैसे स्ट्रेस के 3 टाइप थे वैसे स्ट्रेन के भी 3 टाइप है, तो पॉसिबल है? हाँ। तो सबसे पहला, जहां पे लेंथ बदली, स्ट्रेस का नाम क्या रखा था अपन ने? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। वैसे यहाँ पे मैं एक नया स्ट्रेन बना रहा हूँ, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। स्पेलिंग की काशी मत करना। ओके, क्या है जनरल फॉर्मूला इसका? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है बच्चों? लेंथ। पहली लेंथ थी कैपिटल यल, अभी जो बदले उसको मैं लिखता हूँ डेल्टा यल, तो आपका आएगा डेल्टा यल डिवाइडेड बाई यल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये समझा? ओके, यहाँ पे देखो वॉल्यूम बदला है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा उसका नाम होगा वॉल्यूम स्ट्रेन। तुम्हारा वॉल्यूम पहले था V1, बाद में हो गया V2। मान लो पहले वॉल्यूम 10 था, तुमने दबा दबा के उसका 8 कर डाला। कितने से बदला बे? 2 से। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका नाम क्या होगा? बोलो जल्दी से। वॉल्यूम स्ट्रेन। इसका नाम क्या होगा तुम्हारा? वॉल्यूम स्ट्रेन। अब उसी तरह से यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन। अब यहाँ पे तो शेप बदला है, सवाल आएगा सर शेप बदला वो कैसे लिखे? लेंथ बदली तो समझ सकता हूँ, गिन सकता हूँ। वॉल्यूम बदला तो उसको भी समझ सकता हूँ, 10 था 8 हो गया, 2 से बदल गया। लेकिन जहाँ पे शेप बदला वहाँ पे क्या लिखूँ? तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं पता है बच्चों? यहाँ पे देखते हैं कि कितना आगे गया विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स लेयर। मान लो जो आगे गया उस डिस्टेंस को मैं x बोलता हूँ, x डिस्टेंस आगे गया, और ये जो हाइट है उसकी h है। फिक्स लेयर के कंपेयर में ऊपर की लेयर कितने आगे निकल गई? पहले वो 0 थी, दोनों साथ साथ में थे। तो मैं पूछूं कि जो ग्राउंड लेयर है और जो अपर लेयर है, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट या जो भी चेंज है वो क्या है? तुम बोलोगे 0 है। लेकिन जैसा आगे जाएगा तो वो कितना आगे गया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेयर से डिस्टेंस, ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग शेयरिंग। इसका स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार खाली, शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, ये क्या इसमें यहाँ पे शायद ये ना, ये के पहले की बाद में? अच्छा यहाँ पे है, ठीक है ठीक है ठीक है, बरोबर। शेयरिंग स्ट्रेन। तो इस केस में तुम कितना आगे गए? x डिवाइडेड बाय फिक्स लेयर से डिस्टेंस h, ये हो गया तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेन। अब गौर से देखोगे, शेअरिंग स्ट्रेनच आहे। तू जो शेअर विचार करतोय तो वेगळा आहे, ते पुस्तकात पाहून सांगतात, त्यामुळे त्यांचं चुकण्याची पॉसिबिलिटी कमी आहे, डोंट वरी। बरं, लक्ष देत आहेत का? ऐकतायत का शहाण्यांनो? अब गौर से देखो, ये जो शेप है, मैं इसको चाहे तो थोड़ा अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूं तुम्हारे लिए। जस्ट सी दिस पार्ट, गौर से देखो, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर एक्स देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर एंगल अभी मैंने तुम्हारे सामने ड्रॉ किया है, लेट मी कॉल इट एज अ थीटा, इस एंगल के एक्स अपोजिट साइड है और एच एडजेसेंट साइड है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये tan का फॉर्मूला है, तो आई कैन सिंपली से दिस इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल थीटा। समझा? तो बच्चों तुमको स्ट्रेस समझा, तुमको स्ट्रेन समझा, तुमको स्ट्रेस आता है? कुछ नाही, म्हणजे तुम्ही निर्लज्ज आहात? मग स्ट्रेस आला पाहिजे, स्ट्रेस इज गुड। ओके, हाँ, मैंने आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेस वर्सेस प्रोग्रेस कब सिखाया था एक बार, याद है ना तुमको? मीटिंग में पढ़ा था, स्ट्रेस वर्सेस प्रोग्रेस कर्व। तो ये समझा तुमको? तो बोलो व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, समझा है सबको? नाउ लेट्स गो थ्रू अवर बुक एंड रीड इट इन डिटेल। थोड़ा ज़्यादा फास्ट पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मैं एक्चुअली सारी चीज़ें लगभग एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और उसके बाद हमको पढ़ना है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, जो कि नेचुरली हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, चलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ध्यान दो। द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। When a body gets deformed under the applied force, यानी कि जब उसका शेप और साइज बदलता है, रिस्टोरिंग फोर्स आर सेट इनसाइड इट। जब बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उससे बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है। उसी वक्त बॉडी के अंदर एक फोर्स बिल्ड हो जाता है जिसका नाम क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, दे अपोजेस द चेंज इन शेप और साइज ऑफ द बॉडी। और ये जो फोर्स होता है अंदर बनने वाला, वो अपोज करता है उसके शेप और साइज के चेंज होने को। ओके, when a body is in equilibrium, its altered shape or size
डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर इक्वल इन अपोजिट और इक्वल एंड अपोजिट। अब जैसे इस कंडीशन को देखो, इक्विलिब्रियम फोर्स है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ना तो बाहर जा रहा है ना तो अंदर आ रहा है, रुका हुआ है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना फोर्स मैंने बाहर से अप्लाई किया उतना ही अंदर से अप्लाई हो रहा है। अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, याद रखोगे इस केस में। ओके, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक एरिया पे कितना अप्लाई हो रहा है, यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। इसको क्या बोलोगे आप लोग, बोलो स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा वैसे तो, बोलो ना, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन अभी अभी मैंने आपको क्या बोला कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में। तो ऊपर लिखा है फोर्स अपॉन एरिया, ऊपर देख सकते हो मॉड लिख के रखा है क्योंकि इसकी खाली मैग्नीट्यूड ली है। उसके पीछे का रीजन ये है बच्चों, स्ट्रेस को डायरेक्शन नहीं होता, तो इट इज कंसिडर एज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको कंसिडर करेंगे हम स्केलर क्वांटिटी तो ऊपर फोर्स के ऊपर बार करके नहीं चलेगा, तो यू जस्ट हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, where F bar is internal restoring force और that is also equals to external applied force। इक्विलिब्रियम में दोनों सेम। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर इनवर्स। न्यूटन ऊपर का यस फोर्स का यूनिट बरोबर, मीटर स्क्वायर नीचे का यूनिट, मीटर का स्क्वायर ऊपर लेके जाओगे तो लॉज ऑफ इंडाइसिस उसको क्या लिखेंगे, -2। तो इस तरह से इसको -2 लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है। और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, पास्कल। मिस्टर पास्कल की याद में अपन इसको पास्कल बोलते हैं। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज व्हाट, L⁻⁻⁻⁻, M⁻⁻⁻⁻, T⁻⁻²। निकाल के दिखा चुका हूँ, मुझे नहीं लगता एक ही चीज़ को 10 बार बताने की जरूरत है, राइट। स्ट्रेन इज मेजर्ड। अब स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस समझा सबको। स्ट्रेन जो है वो क्या है, डायमेंशन कितने बदल रही है, इफेक्ट क्या हो रहा है। स्ट्रेस सेम होते हुए भी स्ट्रेन अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया रबर रॉड और आयरन रॉड का। तो स्ट्रेन इज मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द इलास्टिक बॉडी, दे आर चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन क्या है तुम्हारा, इट्स द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, राइट। ओके, तो कॉमन सेंस है, इसको कोई यूनिट ही नहीं होगा। ऊपर लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ऊपर मीटर तो नीचे भी मीटर, तो ये हो गया कटप्पा। सो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। डायमेंशन भी नहीं होंगे, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेन इज अ नंबर, सिर्फ नंबर है, उसको डायमेंशन, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने नंबर निकाल के दिखाया ना आपको, 0.01, 0.2, याद है तुमको। ओके, तो इट इज जस्ट अ नंबर, इसको यूनिट नहीं होता, इसको डायमेंशन नहीं होता। इट इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी एंड हेंस स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज नो यूनिट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। स्ट्रेस के और स्ट्रेन के कितने टाइप है बच्चों, 3। नाम बताओ, लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड शेयरिंग। पहला देखो क्या नाम है बच्चों उसका, स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ अ बॉडी। लेंथ के ऊपर इंपैक्ट करेगा। और रॉड इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। जो लेंथ बदलता है उसका नाम टेंसाइल या फिर लॉन्जिट्यूडनल। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन और यू में से कॉम्प्रेसिव। कॉम्प्रेसिव कब, अगर लेंथ कम होगी तो कॉम्प्रेसिव, बढ़ेगी तो टेंसाइल या लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। सपोज अ फोर्स एफ इज अप्लाइड अलोंग अ लेंथ ऑफ अ वायर और परपेंडिकुलर टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ये वायर जो है उसके लेंथ की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, या तो खींचने वाला या तो कॉम्प्रेस करने वाला, यानी कि उसका जो एरिया है उस एरिया के साथ में, ये जो एरिया, इस एरिया के साथ में 90 डिग्री का फोर्स। एरिया ऐसा है पर है ना, ये एरिया कैसा है, ऐसा है ना, उसके एरिया को परपेंडिकुलर। तो दिस प्रोड्यूसेस इलॉग्नेशन ऑफ द वायर एंड द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज अकॉर्डिंगली एज शोन इन द फिगर। इससे क्या होता है, वायर की लेंथ बढ़ती है। कहाँ पे फिगर ड्रॉ किया उन्होंने, देखो यहाँ पे है। अगर तुम खींचोगे उसके लेंथ के अलॉन्ग तो लेंथ बढ़ेगी, कंप्रेस करोगे तो कम भी होगी, बराबर है। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। व्हेन अ रॉड इज पुश एट 2 एंड ऑफ अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इट्स लेंथ डिक्रीजेस। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अगर तुमने कॉम्प्रेस किया वही रॉड को, तुमने ऐसा फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, बेचारा कॉम्प्रेस हो जाएगा। या अगर तुमने ऐसा फोर्स अप्लाई किया तो वही क्या हो जाएगा बच्चों, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्रेस करो या ये करो, दोनों किस में एक ही है, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस यानी कि कॉम्प्रेस करने वाला फोर्स अपॉन एरिया। अंडरस्टूड, ओके। डायग्राम समझी है, किसी को कोई डाउट है इसमें? स्ट्रेस समझ में आ गया। दूसरा है टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस समझा, अब स्ट्रेन में क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, द स्ट्रेन प्रोड्यूसेस बाय टेंसाइल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन और अ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और अ लीनियर स्ट्रेन। लीनियर यानी कि अलॉन्ग लाइन, लेंथ के अलॉन्ग जो हो रहा है। इफ एल इज द ओरिजिनल लेंथ एंड डी एल इज द चेंज इन लेंथ ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स, देन स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, खत्म।
ओके, चेंज इन लेंथ उन्होंने डेल्टा ई एल इस सिंबल से लिखा है, मैंने डेल्टा कैपिटल एल लिखा था। इट्स एनीवे फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली कैपिटल एल लिखना चाहिए। ओरिजिनल लेंथ अगर तुम एल लिखते हो तो उसका चेंज डेल्टा एल ऐसा लिखना चाहिए। तो टेक्निकली जो मैंने लिखा के दिया था वो ज़्यादा सही था, लेकिन क्या है, कोई नेसेसरी नहीं है कि तुम ये सिंबल फॉलो करो, तुम तुम्हारी पद्धति से लिख सकते हो, लिख सकते हो तुम्हारी पद्धति से, ठीक है। दूसरा क्या है, वॉल्यूम। उसका नाम क्या, बल्क स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। स्ट्रेन के लिए स्ट्रेन। When a deforming force acting on a body produces change in volume, the stress is called as volume stress and the strain produces known as volume strain. Okay, stress को बोलने का वॉल्यूम स्ट्रेस, स्ट्रेन को बोलने का वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक का मतलब ये होता है बच्चों की जो बाहर की प्रेशर डालने से आता है। जनरली हाइड्रोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो पानी के फोर्स से डाला जाता है, बरोबर है कि नहीं। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है तुम इसको वॉल्यूम ही बोलना, या बल्क भी बोल सकते हो, वॉल्यूम स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ओके, अब तुम्हारे माइंड में सवाल आएगा सर पानी वाला क्यों। तो मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था कि कोई स्पीयर है, इसको चारों बाजू से फोर्सेस लगाओगे, बरोबर है कि नहीं, तो ये पूरे सरफेस के ऊपर इक्वली लगना चाहिए ताकि तुम उसको परफेक्टली कंप्रेस कर पाओ। अब ऐसा तुम मैन्युअली या किसी दूसरे मशीन से लगाना पॉसिबल नहीं है। इसका एक ही तरीका होता है, इसको पानी के अंदर रखो और पानी को दबाओ। पानी को तुम दबाओगे, इसको पानी के अंदर रखोगे और तुम इस पानी को ही दबाओगे तो पानी उसको सब बाजू से इक्वली दबा पाएगा। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली वॉल्यूम कंप्रेस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पानी के प्रेशर से दबाओ, क्योंकि वो सारी बाजू से परफेक्ट काम करेगा। समझ में आ रहा है। और इसलिए उसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। तुमने ब्रेक के नाम सुने होंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक, ब्रेक नहीं, पानी ही होना चाहिए जरूरी नहीं, कोई भी लिक्विड चलता है, तो उस केस में ऑयल यूज करते हैं। लेट एफ बी अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी, सारा सरफेस, ओके, इन it act normally and uniformly over all the surface area A of the body. Such a stress which produce change in size but not change in shape is called as volume stress. ये साइज बदलता है, बड़े स्पीयर को छोटा स्पीयर बना डालेगा, लेकिन स्पीयर का, फुटबॉल का या स्पेरिकल बॉडी का क्यूब नहीं बनाएगा, शेप नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा, उसकी साइज। क्या नाम है इसका, वही वॉल्यूम स्ट्रेस। फॉर्मूला तो एक ही है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, इन्होंने आगे जाके इसमें चेंज करके चेंज इन एरिया नहीं, प्रेशर नहीं लिखा है, लेकिन लिखना चाहिए। ये फॉर्मूला इसके आगे भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ आपके लिए, ठीक है बच्चों। वॉल्यूम स्ट्रेस प्रोड्यूसेस चेंज इन साइज विदाउट चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक और हाइड्रोस्टैटिक वॉल्यूम स्ट्रेस एज शोन इन दी फिगर। इसका दूसरा फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने आपको, चेंज इन प्रेशर, वो भी याद रख लेना, काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, चलेगा। इसी में और क्या बाकी रह गया, वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या है वो, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम बदल डालता है, मान लो पहले वॉल्यूम 10 था, अब वॉल्यूम तुम्हारा छोटा हो गया, 8 हो गया। कितने से बदला बच्चों, 2 से बदला। ओरिजिनल कितना था, 10 था, तो 2/10 ओरिजिनल चेंज अपॉन ओरिजिनल। इसको क्या नाम बोलने का नाम है इसका, वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, so let V be the original volume and delta V be the change in volume due to the deforming force. Then change in volume upon original volume is your volume strain. Understood? कोनो तकलीफ, पक्का नहीं, ये समझा है। तो चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, चलेगा। ओके, तीसरा भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है उसको भी पढ़ लेंगे चाहे तो। When a deforming force acting on a body produces change in shape of the body, okay, shearing stress and shearing strains are produced. जब क्या बदलता है, शेप। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्यूब था, अब तुमको दिख लगेगा सर ये किधर क्यूब है, इन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल एरिया ड्रॉ किया है, तो मान लो ये तुम्हारा क्यूब है। कैन यू सी दिस, ओके, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ ये वाला पोर्शन ड्रॉ किया। कैन यू सी दिस, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये बेसिकली जब तुम ऊपर के एरिया के ऊपर फोर्स लगाओगे, ओके, तो दिस विल चेंज इनटू दिस शेप। तो ये एक्चुअल डायग्राम इस तरह से है, लेकिन तुमको दिखाते वक्त क्या दिखाया, सिर्फ ये 2 वाले पोर्शन दिखाए। कौन से, ये देखो, ये जो एक्चुअल शेप था वो दिखाया, और फिर उसके बाद जो चेंज हुआ वो शेप दिखाया। कैन यू सी दिस। तो तुमको डायग्राम जो दिखाई है वो अलग है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, समझा है, पक्का। ओके, और जिस एरिया के ऊपर फोर्स लगा है वो एरिया दिखता ही नहीं डायरेक्ट, ठीक है बच्चों। देखो क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन
Let F be the tangential force acting on the surface area A. This force produces change in shape of the body without change in size as shown in figure. किस एरिया की बात कर रहा है? कोई बंदा मुझे बता सकता है इस डायग्राम में वो एरिया कौन सा है जिस एरिया के ऊपर फोर्स लग रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया. ये एरिया के ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर वाला एरिया जो डायग्राम में इधर दिख ही नहीं रहा है तुम्हारे, उन्होंने दिए हुए डायग्राम में नहीं दिख रहा है. ठीक है बच्चों, वो एरिया डिवाइडेड बाय, सॉरी, वो फोर्स जितना तुमने लगाया डिवाइडेड बाय वो एरिया जिसके ऊपर फोर्स लगाया. ठीक है, ये एरिया शेयरिंग स्ट्रेस, समझा? और इससे क्या बदलेगा? तुम्हारा शेप बदलेगा. सपोज ABCD इज द फ्रंट फेस ऑफ अ क्यूब. ये क्यूब का फ्रंट फेस है. F is the applied to the cube so that the bottom of the cube is fixed and only the top surface is slightly displaced. Such a force is called as tangential force. टच कर रहा है ऊपर से, इसलिए इस फोर्स का नाम क्या? क्योंकि तुम सरफेस को टच करके फोर्स लगा रहे हो. टेंजेंशियल फोर्स. टेंजेंशियल फोर्स इज पैरेलल टू द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द ब्लॉक. टॉप सरफेस को भी पैरेलल है, ओके, और जो बॉटम है उसको भी पैरेलल है. बाकी सारे सरफेस को गौर से देखो, परपेंडिकुलर है. The restoring forces per unit area developed due to the applied tangential force is called as shearing stress or tangential stress. Okay, strain क्या है बताओ तो, तुम कितना आगे गए? मैंने x और h लिखा था, इन्होंने डेल्टा एल और यल लिखा है. एनीवे सिंबल का मतलब सेम ही है. क्या लिखा था हम लोगों ने? कितना आगे गया ना, ऐसा लिया था ना मैंने बोला ये जो डिस्टेंस इसको x लो और जिस डिस्टेंस से आगे गया उसको h लिखो, बराबर है. तो इन्होंने अलग सिंबल यूज किया है. देयर इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल ऑफ द बॉटम फेस एंड द टॉप फेस ऑफ द क्यूब. तुम्हारे दोनों पहले साथ में ही थे, अब तुम्हारा अपर वाला फोर्स थोड़ा आगे निकल गया. कितना आगे निकल गया? डेल्टा एल. फिक्स डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? यल, यानी कि तुम्हारे क्यूब की लेंथ. तो यल और ये डेल्टा एल, इनका रेशो कितना आगे गया डिवाइडेड बाय फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर. Such a relative displacement of two surfaces is called the shearing strain. It can be calculated as follow. Shearing strain is equals to delta L upon L. समझा है? That is also equals to tan of angle theta. If theta is very very small, you know this. अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम थीटा लिखते हैं, tan थीटा को भी थीटा लिखते हैं डायरेक्टली. थीटा कौन से यूनिट में गिनने का? लेकिन रेडियन में, डिग्री में नहीं. ओके, व्हेन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल इज वेरी वेरी स्मॉल. समझा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? अब हुक नाम का एक बंदा था, मिस्टर रॉबर्ट हुक. अरे वाह, नाम लिखा है पूरा. और मिस्टर रॉबर्ट हुक ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई. मैं तुमको बताता हूं, तुम खाली 1 मिनट में सुन लेना और कल हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. सुनना चाहते हो? अभी सुनना चाहते हो क्या? रॉबर्ट हुक ने बताया कि देखो ये नंबर चेंज हो सकता है, ये नंबर भी चेंज हो सकता है. तुमको एक रॉड दिया मैंने, इमेजिन करो, फील करो, एक रॉड दिया. अब किसी बच्चे ने उस रॉड को पहले सिर्फ 2 किलो वजन लटकाया. कितना वजन लटकाया? 2 किलो वजन लटकेगा तो थोड़ा नीचे आएगा रॉड. अबे आएगा कि नहीं? वो 2 किलो वजन लटकाने से तुम एफ का वैल्यू दो डालो, एरिया का वैल्यू जो भी कुछ है वो डालो, कैलकुलेशन करो, कुछ तो स्ट्रेस आएगा. उस केस में कुछ तो स्ट्रेन भी मिलेगा. तुम्हारा रॉड कुछ तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ तो डिस्टेंस नीचे आएगा तो स्ट्रेन मिलेगा. मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं और कॉमन सेंस जिस बच्चे के पास है उसने मुझे जवाब देने का प्रॉपरली. अगर मैंने स्ट्रेस बढ़ाना डिसाइड किया, यहाँ पे 2 किलो की जगह पे मैंने 10 किलो वजन लटका दिया, व्हाट विल हैपन? स्ट्रेस बढ़ेगा. स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो बताओ? बढ़ेगा. स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा कि नहीं? उसकी लंबाई और भी नीचे आएगी. तुमने पहले 2 किलो वजन लटकाया, 1 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है. तुमने 10 किलो लटकाया तो क्या 1 सेंटीमीटर नीचे रहेगा? और ज्यादा नीचे आएगा. अबे हाँ या ना? होगा कि नहीं? तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा भैया स्ट्रेन भी तो बढ़ेगा. रॉबर्ट हुक ने क्या कहा पता है? फिनिश. उसने बोला हम ये तुम भी बता सकते थे कि जितना ज्यादा वजन लटकाओगे वायर उतनी ज्यादा स्ट्रेच होगी, बराबर है कि नहीं? यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा, यानी कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जाहिर है इसके लिए कुछ मर्यादा भी है. अब तुम उसको 50 किलो वजन लटका दोगे तो बेचारी वायर टूट जाएगी. तो उसको एक लिमिट है. ये सारा कार्यक्रम लिमिट के अंदर ही करने का.
तो रॉबर्ट हुक्स ने उस लिमिट का भी नाम रखा जिसका नाम रखा इलास्टिक लिमिट। तो व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? व्हाट इज रॉबर्ट हुक या हुक्स लॉ? व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? अ वेरी वेरी सस्ता वाला एंड इजी टॉपिक विच वी विल स्टडी टुमारो। अ बहुत सिंपल टॉपिक। ये चैप्टर है ना, मतलब फोकट के मार्क्स। तुमको ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ते वक्त बहुत डेंजर पढ़ रहे हो? हाँ, लेकिन तुम इसको पढ़ोगे नहीं ना तो एक दिन रड़ोगे जरूर। मैंने रड़ोगे बोला। रड़ो क्या मतलब होता है? दैट इज कॉलोगे, रड़ोगे। क्यों? क्योंकि इजी चीज भी रिपीट नहीं करोगे तो नहीं आएगा ना। तो पढ़ोगे नहीं तो रड़ोगे। ओके, इसलिए मैं कहता हूं पढ़ो। बाय बाय। अच्छा, ये कल का वीडियो आप